हिंदी भाषा पर केंद्रित इस नए YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज पहले दिन हिंदी की वर्णमाला पर थोड़ी सी बात करते हैं। वर्णमाला की बात सुनने पर शायद आपको हंसी आए कि आखिर हम कोई बच्चे तो हैं नहीं जो वर्णमाला के बारे में जानने की ज़रूरत हो, लेकिन मुझे लगता है कि वर्णमाला के बारे में सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है इस समय। और उसकी वजह, अभी कुछ दिन पहले मैं एक कार्यक्रम में गया जहां हिंदी के सवाल पर थोड़ी सी चर्चा हो रही थी। अपनी बात करते हुए मैंने अचानक पूछा कि अंग्रेज़ी की वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। सबने हाथ खड़े किए। जिनको अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती थी उन्होंने भी हाथ उठाया। उनको भी पता था कि अंग्रेज़ी की वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। लेकिन जब मैंने पूछा कि हिंदी की वर्णमाला में कितने वर्ण हैं तो मुश्किल से कुछ हाथ उठे। और जिन लोगों के हाथ उठे उनमें से भी कई लोग असमंजस की स्थिति में थे कि वास्तव में हिंदी की वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। अब आप सोचिए, जिस भाषा में हमने जन्म लिया, जिस भाषा का हम रोज़ व्यवहार करते हैं, जिस भाषा में हम रोज़ सपने देखते हैं, उस भाषा की वर्णमाला के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। ये दयनीय स्थिति है इस देश की। तो जाहिर है वर्णमाला के बारे में बात करने की ज़रूरत है। और सच बात यह है कि अगर हिंदी की वर्णमाला को हमने ठीक से जान लिया होता, हमें प्राथमिक स्तर पर ठीक से पढ़ाया गया होता, बताया गया होता, तो शायद इस देश की स्थिति कुछ और होती, हिंदी की स्थिति कुछ और होती। हिंदी के प्रति जो प्रेम होना चाहिए था वह प्रेम नहीं है आज। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि हम अपनी वर्णमाला की बुनियादी बातें भी ठीक से नहीं जानते। ये थोड़ा हास्यास्पद लग रहा होगा, अजीब सी बात लग रही होगी जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये सच है। अभी थोड़ी देर में यह बात आप महसूस करेंगे। हमारे पास वास्तव में दुनिया की सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक वर्णमाला मौजूद है। अगर इसकी हम कुछ खासियतें जान लें तो हम खुद आश्चर्य से भर उठेंगे। हमें नहीं मालूम, अच्छे लोगों को नहीं मालूम। और अपनी वर्णमाला की कुछ चीज़ें अगर हम ठीक से जान लें तो दरअसल हिंदी ही नहीं, दूसरी भाषाएं भी सीखना हमारे लिए आसान बन जाएगा। आप महसूस कर सकते हैं व्यवहार में, रोज़ सामने देखते हुए भी, कि हिंदी अच्छी जो जानता है, हिंदी की वर्णमाला को जो ठीक से जानता है, वह जब दूसरी भाषा सीखता है तो उस भाषा के उच्चारण बड़े आराम से सीख लेता है। लेकिन एक महान विद्वान अंग्रेज़ तुमको तुम ही कहता है, वो हिंदी के उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता। सीधी सी वजह है कि हिंदी की जो वर्णमाला है, विरासत में जो संस्कृत से मिली हुई है, उस वर्णमाला की खासियत ऐसी है कि आपकी ज़बान की, हमारी ज़बान की कसरत इतनी बढ़िया तरीके से करवा देती है कि हम हर भाषा के उच्चारण को ठीक से सीख जाते हैं। तो इतनी वैज्ञानिक है और इसकी वैज्ञानिकता दरअसल इस वर्णमाला की पूरी संरचना में छुपी हुई है, जिसको हमें हमारे बच्चों को बताने की ज़रूरत है। और ये बता दिया जाए तो शायद हमें गौरव महसूस होगा, एक गौरव की अनुभूति होगी कि हमारे पास एक महान भाषा है। और तब पता चलेगा कि हिंदी वास्तव में इतनी समर्थ भाषा है जितनी समर्थ दुनिया की और कोई भाषा नहीं है। फिर यह किसी को मजाक लग सकता है कि मैं ये क्या कह रहा हूँ कि जहाँ अंग्रेज़ी की इतनी वाह वाह है वहाँ हिंदी की इतनी तारीफ़, आखिर किस खासियत के नाते। यह खासियत, इसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा, लेकिन पहले मैं वर्णमाला की बात करता हूँ कि हमारी वर्णमाला की कुछ जादुई बातें क्या हैं। एक दो बातों का मैं जिक्र करूँगा। हमारी वर्णमाला ऐसी है जिसकी पूरी संरचना प्रकृति की ध्वनियों पर आधारित है। यूँ कहिए कि हमारे मनीषियों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने प्रकृति की ध्वनियों को पहचानने का सबसे बड़ा काम किया। इतना बड़ा विज्ञान बाकी किसी भी भाषा की वर्णमाला में कोई तारतम्य नहीं है, कोई वैज्ञानिकता नहीं है। अभिव्यक्ति की ज़रूरत थी, इसलिए कुछ प्रतीक बना लिए गए। लेकिन भारत में वर्णमाला का विकास दूसरे तरीके से हुआ है। अब इस वर्णमाला का विकास आखिर दुनिया के दूसरे देशों के तुलना में अलग तरीके से क्यों हुआ है? तो उसकी एक वजह है। वजह यह है कि हमारे यहाँ
जिस वक्त वर्णमाला बनी, लिपि का आविष्कार हुआ, उस समय हमारे लोग मेधा के उच्चतम शिखर पर थे। आप कल्पना कीजिए कि जिस समय भारत में नचिकेता याज्ञवल्क्य का संवाद चल रहा था, उस समय दुनिया के बाकी लोग क्या करते थे? भेड़ बकरियां चराते थे। और हमारे यहाँ दर्शन की ऊंची ऊंची बातें चल रही थी। यह देश सोने की चिड़िया यूं ही नहीं बन गया था। यह देश विश्वगुरु अगर कहा जाता था तो उसकी कुछ खास बातें थीं। तो हमारे यहाँ वास्तव में लिपि जिन लोगों ने बनाई वे समझदार लोग थे। उनका मस्तिष्क बहुत ऊंचाई पर था और ऐसे में जाहिर है वो कोई अलल टप लिपि नहीं बनाने वाले थे। और एक बात और है यहाँ समझने की, और वह बात यह है कि भारत में एक बुनियादी चीज़ बहुत पहले पहचान ली गई थी, और वो बुनियादी बात ये थी कि संसार में कुछ भी अलल टप नहीं है। संसार में जो कुछ है वो तारतम्य में है, नियम के साथ चीज़ें चलती हैं, साधार हैं, निराधार कुछ भी नहीं है। और वहीं से आस्तिकता भी यहाँ पैदा होती है। और आस्तिकता का मतलब कृपया यहाँ ईश्वर से, भगवान से न लगाएं। आस्तिकता का मतलब नियंता से लगाएं कि संसार का कोई नियंता है, आप कुछ भी नाम देते रहें। तो सब कुछ नियंत्रण में है, सामंजस्य में है, नियमों के अधीन है, कुछ भी अनियम नहीं है। यह पूरी प्रकृति जो है नियम से चलती है। तो इसी नाते यहाँ यह भी देखा गया, पहचाना गया और समझा गया और किया यह गया कि हम भी जो कुछ करेंगे वह भी नियम से होगा। हम निराधार कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रकृति में सब कुछ साधार है। इसलिए हमारा जो निर्माण होगा, हमारी निर्मितियाँ जो होंगी वे भी साधार होंगी, निराधार नहीं होंगी। तो इसी नाते यहाँ जब लिपि बनी है तो वह भी एक तारतम्य में है, प्रकृति के साथ है, निराधार नहीं है। तो इस बुनियादी समझ के साथ भारत में लिपि पैदा हुई। यह अलल टप नहीं है। और उसको आप इस तरह से महसूस कर सकते हैं कि कैसे हमारे लोगों ने प्रकृति की मूल ध्वनियों को पहचाना। आप दुनिया में किसी भी भाषा के व्यक्ति को बुला लें, किसी भी भाषा के व्यक्ति को बैठा लें और उससे कहें कि सहज रूप से वह कोई ध्वनि निकाले मुंह से। सबसे पहली ध्वनि सबसे सहज रूप में मुंह खुलते ही हवा बाहर निकलेगी, और जो ध्वनि निकलेगी वो क्या होगी? चाहे अंग्रेज हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो, आ ही निकलेगा। मुंह आप खोलेंगे, सीधी हवा बाहर जाएगी और आ का उच्चारण सुनाई देगा। ये पूरी दुनिया के लिए सच है। और हमारी वर्णमाला का पहला वर्ण आ, अक्षर आ है। यह आ है, यह अद्भुत है। इस तरह से पहचाना। इसके बाद क्या किया कि पहला निकला तो इसके बाद पहले से दूसरा बनता है। पहले में अगर हम परिवर्तन करें, कुछ और बनाने की कोशिश करें, तो परिवर्तन के लिए पहली शर्त क्या है? आप देखिए, प्रकृति में परिवर्तन के लिए पहली शर्त होती है कि आप गति पैदा करें। कोई भी चीज़ खड़ी है, बैठी है, स्थिर है, परिवर्तन अगर आप उसमें लाना चाहते हैं तो उसमें गति पैदा करनी पड़ेगी। जब आप उसमें गति पैदा करेंगे तो परिवर्तन होगा, कोई नई चीज़ आएगी। तो अगर इस आ में परिवर्तन करें, हम पहली गति देने की कोशिश करें, सहज गति, तो सबसे पहली गति क्या हो सकती है? गति का भी नियम आप समझिए, प्रकृति में या विज्ञान में। जब हम पानी को भी गति दे देते हैं तो पहली गति, स्वाभाविक गति उसकी ये होती है कि नीचे की तरफ जाता है, गड्ढे की तरफ जाता है। दुनिया में कोई भी चीज़ हो, जब तक आप कोई बल लगा के किसी और दिशा में ना ले जाएं, सहज गति हमेशा नीचे की तरफ होती है। इसी तरह से जब आ में सहज गति आएगी तो मुंह से जो हवा सीधे निकल रही थी वो हवा झुकेगी और आपके पंजे के आसपास जाएगी और बन जाएगा क्या? आप खुद उच्चारण करके देखिए, आ का बड़े आराम से ई बन जाएगा। और दूसरा वर्ण है हमारी वर्णमाला का ई। आप सोचिए कितने वैज्ञानिक तरीके से वर्णमाला आगे बढ़ती है। इसी तरह से धीरे 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 ये वर्ण होते जाते हैं। और मज़ेदार समझिए, हिंदी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो हिंदी के लिए वर्णमाला की ज़रूरत है उसको पहचान करके उन्होंने कुल 46 वर्ण हिंदी के निर्धारित किए, 11 स्वर और 35 व्यंजन, 46।
जब आप संस्कृत की तरफ जाएंगे, वर्णमाला को मूल रूप से समझेंगे, तो वह इतने वैज्ञानिक तरीके से चीज़ें चलती हैं, वह सारी ध्वनियों के लिए ज़रूरी प्रतीक अपने पास रखे हुए है। वर्णमाला एक से शुरू होती है, मूल है आ, और यही आ जैसे जैसे इसमें आप परिवर्तन करते हैं, ज़बान के अंदर उसको गति देते हैं, स्थान बदलते हैं, इसी नाते स्थान और प्रयत्न का जो योगदान है वर्णमाला को बनाने में, वो अद्भुत है। यही अकेला आ ई बनता है, ऊ बनता है, यही का खा गा घा सब तरफ जाता है, और होते होते ये एक आ 17 मूल वर्णों तक जाता है, और ये 17 मूल वर्ण 64 तक पहुंचते हैं। 64 कुल। आप सोचिए कितनी समृद्ध वर्णमाला हमारी थी, हर ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह। और इनके बारे में बताऊंगा कि कैसे एक वर्ण से दूसरा वर्ण बनता चला जाता है, कैसे इसका विज्ञान है। लेकिन अभी आप एक चीज समझिए कि ये वर्णमाला हमारी जो है ये निरर्थक नहीं है, ये सिर्फ प्रतीक नहीं है। सिर्फ आ और ई का उदाहरण आप लीजिए। आ जो है अपने आप में सार्थक है। दुनिया में किसी और भी भाषा में आप देखने की कोशिश करें तो वहाँ वर्णों के अर्थ आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन संस्कृत का शब्दकोश अगर आप उलटिए तो वहाँ आ अपने आप में सार्थक है। आ का भी अर्थ मिलेगा, का भी अर्थ मिलेगा, खा का भी अर्थ मिलेगा, गा का भी अर्थ मिलेगा, हर वर्ण का एक अर्थ मिलेगा। ये कहाँ से? ये दरअसल इतना अद्भुत है, यहाँ माना गया कि नहीं ये सब निरर्थक नहीं है, ये तो शब्द ब्रह्म, ये तो अक्षर, ये कल्पनाएं इतने अच्छे अच्छे शब्द दिए हैं कि जिसका शरण ना हो, जो खत्म ना हो अक्षर। तो ये पूरी वर्णमाला इतने वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ती है, उस आ को समझते हुए आप समझ सकते हैं। और आ सार्थक कैसे हो गया? असार्थक इसलिए हुआ कि उसकी बनावट से ही उसका अर्थ पहचाना गया। हमारे ऋषियों ने आ की बनावट से उसका अर्थ पहचाना। और जब मैं ये सारी बातें कह रहा हूं तो कृपया किसी वर्णमाला को या संस्कृत भाषा को भी किसी धर्म से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी मजहब से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी कौम से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त ये सारी चीज़ें हो रही थीं उस समय हिंदू नाम का कोई शब्द तक नहीं था, तो हिंदुत्व से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी धर्म मजहब से इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं। भारतीय मनीषा ने इसको पहचाना था, ये भारतीयों की खोज है, इसको उसी लिहाज से समझने की ज़रूरत है। तो अब देखिए कि आ का अर्थ कैसे उन्होंने निर्धारित किया। और बुनियादी मान्यता यह है कि प्रकृति में कोई चीज़ निराधार नहीं है, इस नाते हमारी एक छोटी सी छोटी खोज या निर्मिति भी निराधार नहीं रहने वाली है। इसलिए अगर आ भी बना है तो वह भी साधार रहेगा और सार्थक रहेगा, प्रकृति के साथ रहेगा, प्रकृति को नुकसान देने वाला नहीं रहेगा। यहीं पर यह भी समझ लीजिए आ को समझने से पहले कि प्रकृति के साथ सामंजस्य भारतीय परंपरा की, भारतीय संस्कृति की महान देन है। और इसी नाते यहाँ साधार और सामंजस्य, प्रकृति के साथ खड़े रहने की विशेषता, इन सब की वजह से हमारी सारी विधाएं और विद्याएं बनी हैं। यहाँ योग अगर पैदा हुआ है तो मन और शरीर दोनों को स्वस्थ करता है, ब्रह्म प्राप्ति का साधन बन जाता है। पश्चिम का व्यायाम जो है वो विक्षोभ पैदा करता है। इतने बड़े पहलवान मोहम्मद अली भी आखिरी वक्त में उनका शरीर कांपता है, हाथ संभलते नहीं हैं। हमारे यहाँ अगर आयुर्वेद पैदा होता है तो आयु का विज्ञान बन जाता है, साइड इफेक्ट नहीं देता है, स्वास्थ्य देता है। लेकिन पश्चिम का स्वास्थ्य विज्ञान जो है साइड इफेक्ट देता है। हमारे यहाँ संगीत जो है विक्षोभ नहीं देता, ब्रह्म प्राप्ति का साधन बन जाता है, सुकून देता है। पश्चिम का संगीत जो है वो सुकून हमेशा नहीं देता है। यहाँ सारी चीज़ें प्रकृति के साथ चली हैं कि हम जो कुछ खड़ा करेंगे प्रकृति के साथ रहकर खड़ा करेंगे और नियमों के साथ चलेंगे, कोई भी चीज़ हमारी इस प्रकृति को नुकसान करने वाली नहीं होगी। तो अब आइए फिर से हम आ की बात करते हैं। ये आ का अर्थ ऐसे पहचाना गया, आ उसकी बनावट में वही है, अर्थ भी है और उसकी बनावट भी प्रकृति के हिसाब से ली गई है। जब हम आ कहते हैं तो हमारा मुंह जो है चारों तरफ से बराबर खुलता है, आ बराबर खुलता है, यानी एक सामान्य स्थिति में गोला बनता है, शून्य का आकार बनता है। तो ये जो शून्य है, ये जो गोला है, ये आ में, आ की रचना में समाया हुआ है।
दूसरा ये है कि जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो मुंह से हवा बिल्कुल सीधे दंड के आकार में निकलती है, डंडे की तरह सीधी। तो ये सीधा दंड जो है ये आ का मूल प्रतीक है। ये डंडा जो है आप देखिए पूरी वर्णमाला में हर वर्ण में मिला हुआ है। का में बीच में है, खा में किनारे है, गा में भी किनारे है, घा में भी किनारे है। तो इस तरह से दा में जो है नीचे है, जिस भी में है और थोड़ा सा नीचे है और फिर आधार रेखा से लगा हुआ है। डा में जो है आधार रेखा से लगा हुआ थोड़ा सा नीचे। आप पहचानिए ज़रा सा, सारे में यह आ का डंडा मौजूद है और उसका वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण ये है कि किसी भी व्यंजन का उच्चारण बगैर आ के हम नहीं कर सकते हैं। मूल स्वर आ की मौजूदगी उसमें अनिवार्य है। का उच्चारण हम पूरा तभी कर पाएंगे स्वतंत्र रूप में जबकि उसमें आ मौजूद रहेगा। का से आ निकाल दीजिए तो हम उच्चारण नहीं कर सकते जब तक कि वह किसी शब्द के बीच में ना आया हो या किसी शब्द के साथ ना हो या आखिरी में ना हो। तो वो शब्द के साथ उच्चारण होगा लेकिन अकेले में नहीं हो सकता। ये आप दिलचस्प समझिए। तो आ सब में मौजूद है, तो आ व्यापक है, सब में समाया हुआ है, इसलिए आ का प्रतीक वो डंडा, वो दंड वर्णमाला में हर जगह मौजूद मिलेगा। और एक बुनियादी बात इसमें और है कि आप वर्णमाला में देखिए तो इसमें सबसे ऊपर एक शिरोरेखा है, आधार रेखा जिसको कहिए, आजकल स्लीपिंग लाइन के रूप में उसको सिखाते हैं। तो ये आधार रेखा वही है जो हमने माना है, हमारी संस्कृति ने माना है कि दरअसल इस प्रकृति में कुछ भी निराधार नहीं होता। इस नाते हम भी जो बनाएंगे वह भी आधार के साथ होगा। वह आसमान में यूं ही लटका हुआ ललटप में नहीं हो सकता है। तो हमने आधार रेखा दिया, इसके बाद रचना के लिए ज़रूरी प्रतीक बनाए। तो आ में यह गोला और दंड ये दोनों हैं, आधार रेखा सबके साथ है। अब इस रचना को और समझिए। अब ये गोला और दंड दोनों मिलते हैं आधार के साथ, तो हमारे यहाँ हर चीज़ के साथ एक सौंदर्य बोध जुड़ा हुआ है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पुराने लोगों में पुराने देवी देवता भी आप देखेंगे सब पहने हुए जेवर पहने हुए दिखाई देंगे। यहाँ बड़े बुज़ुर्ग जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि बुज़ुर्ग पहले जो है कैसे बुज़ुर्ग महिलाएं भी चांदी के कड़े मोटे मोटे कितने आधे किलो 1-1 किलो चांदी सोने लोग पहनते थे। ये पुरुष भी पहनते थे, महिलाएं भी पहनती थी। ये सात्विकता के साथ था और अद्भुत था सौंदर्य बोध, हर चीज़ में सौंदर्य बोध। यहाँ मकान से लेकर सारी चीज़ें जो भी बनती थीं तो वो अद्भुत सौंदर्य बोध था। उसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन बात यह है कि हमें हर चीज़ सौंदर्य बोध के साथ और आधार के साथ रखना है, ये हमारी मान्यता रही है। तो हमने ये बनाया, वो पूरा आकार लगभग पा की तरह बनता है। आधार रेखा, दंड और वो गोला मिला के एक सौंदर्य बोध के साथ पा जैसा आकार बनेगा। इसके बाद उसमें थे 3 तिरछी डंडियां निकली हुई, आपने देखी होंगी पुराने आ के रूप में। पुराना आ अभी भी कई किताबों में छपा हुआ मिल जाता है। नए आ में रचना थोड़ी बदल गई है, बुनियाद में कहीं कुछ झलकता है वो, लेकिन नए आ में बदल गया। अब नए आ को बदलना थोड़ा मुश्किल काम है, पुराने आ को चलन में लाना थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन समझने के लिए आप समझिए कि पुराना आ कैसा था। अब ये समझिए कि इस पूरी रचना में अर्थ कैसे निकलता है। अब आ का जो अर्थ है आप शब्दकोश में देखेंगे तो 2 तरह के मिलेंगे। एक तो आ का मतलब अभाव का मिलेगा, दूसरा आ का मतलब संपूर्णता का मिलेगा, यानी भाव का मिलेगा। तो भाव और अभाव दोनों आ के अर्थ हैं। इसी नाते जब किसी शब्द में आप पहले छोटा आ यानी ह्रस्व आ लगा देते हैं तो अभाव का वो प्रतीक बन जाता है। पूर्ण में आप आ लगा दीजिए तो अपूर्ण हो जाएगा, अभाव दर्शाने लगेगा, खत्म करने लगेगा उसको। ऐसे ही तमाम चीज़ों को देख लीजिए, किसी में भी ढेर सारे शब्दों के आप उदाहरण ले सकते हैं। इसी तरह से ठीक इसके उल्टे अगर आप दीर्घ कर दीजिए, उसको थोड़ा फैला दीजिए आ को, और इसके बाद शब्द के शुरू में लगाइए तो अपूर्ण हो जाता है, वो संपूर्णता और भरने का अर्थ देने लगता है। देखिए कितनी दिलचस्प बात है। तो ये अद्भुत है, बिल्कुल दोनों अर्थ इसके निकलते हैं। और ये अर्थ कैसे निकले? ये जो गोला है आप प्रकृति में देखिए, विज्ञान की दुनिया में देखिए कि संपूर्णता का सबसे अच्छा चिन्ह क्या हो सकता है।
किसी कलाकार से बनवाइए कि संपूर्णता का हर तरफ से, तो सबसे अच्छा चित्र क्या हो सकता है? वो गोला ही बनेगा। गोले में एक जगह से चलिए दूसरी जगह पे आप वापस आ जाएंगे, वही एक संपूर्णता है उसमें। तो संपूर्णता का अर्थ जो है गोला देता है, ये आकार देता है, अद्भुत है। इसी तरह से अगर आप अभाव का अर्थ लेना चाहें तो वह भी गोला ही देगा। गोला जो है शून्य का आकार, वो अभाव का भी है, चीज़ों को खत्म कर देने का, शून्य कर देने का। और आप ये देखिए कि नेचर में, प्रकृति में जब पानी बरसता है तो पानी की बूंदें गोल होने की कोशिश करती हैं। गोल क्यों होती हैं? विज्ञान से आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ इस प्रकृति में अपने आयतन को सबसे कम करना चाहती, समेटना चाहती हर तरफ से, और इसी नाते गोल होती है। गोले का आयतन सबसे कम होता है। अद्भुत है। ये धरती गोल है, ये सूरज गोल है, चांद सितारे सब गोल हैं, ये सारा मामला गोल गोल है। तो ये गोला जो है, और हर चीज़ अपने को पूर्ण करना चाहती है। हम भी पूर्णता की तरफ भाग रहे हैं। पूरी मनुष्य जाति जो है पूर्णता की तरफ भागना चाहती है। पूर्णता हम चाहते हैं। मुक्ति की पूरी परिकल्पना ही यही है, मोक्ष की पूरी धारणा ही यही है। मुक्ति में होता क्या है? हर तरह से हम पूर्ण हो जाएं, यही कामना हमारी। ये पदार्थों में भी वही चलता है। सोना क्रिया किसी से नहीं करता है क्योंकि वो संपूर्णता में है। कहते हैं ना, उसकी आखिरी कक्षा में दो परमाणु क्रमांक उसका आखिरी कक्षा में सम हो गया, तो सम होने के बाद वो संतृप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। और जो धातुएं क्रिया करती रहती हैं, इसका मतलब उसमें संपूर्णता नहीं है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के चारों तरफ चक्कर काटता रहता, संपूर्णता में जाना चाहता। तो ये दर्शन की बात हो गई। लेकिन ये अद्भुत है कि इस आ का अर्थ वहीं से निकला, इसके आकार से हमारे मनीषियों ने निकाला। इसी तरह से ई का अर्थ भी निकलेगा। ई की संरचना में आप देखिए, ई का जब आप शब्दकोश में अर्थ देखेंगे तो पता चलेगा कि उसका एक अर्थ गति के संदर्भ में आता है, गत्यर्थक है वो। और गति का अगर आप किसी चित्रकार से चित्र बनवाना चाहें तो चित्र, स्वाभाविक चित्र क्या बनाएगा? आप देखिए किताबों में और सब जगह, तो गति को दर्शाने के लिए हम सर्पिल बना देते हैं या नदी के आकार का बना देते हैं, टेढ़ा टेढ़ा, और ई के आकार में वही है। आप ध्यान से समझिए तो बात समझ में आती है। इसी तरह से आप देखिए कि ये सिर्फ वर्णों के, अक्षरों के अर्थ नहीं है, ये वर्णों और अक्षरों के अर्थ शब्दों तक जाते हैं। ये विशेषता और किसी भाषा में नहीं मिलेगी। ये संस्कृत की है जो हिंदी के पास भी कुछ कुछ आ गई है। जैसे एक शब्द का मैं उदाहरण दूं, एक शब्द है खग। खग शब्द हम सब जानते हैं, उसका अर्थ पक्षी, आसमान में जो उड़ता है पक्षी, प्रकृति में पक्षी। तो ये पक्षी अर्थ हर भाषा में तो कोई अर्थ नियत कर दिया जाता है, मान्यता में, चलन में आ जाता है, तो हम वो अर्थ जानने लगते हैं। लेकिन संस्कृत में जो चीज़ें बनी उसमें धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारी चीज़ें मिलाकर कैसे कैसे चीज़ें मिलती हैं और कैसे वहाँ से अर्थ निकलता है, ये बात दिलचस्प है समझना। संस्कृत में अलटप में अर्थ नहीं है, वो एक तरीके से, सामंजस्य से और एक नियम के साथ चलते हैं। तो खग का अर्थ ऐसे कैसे हो गया? अब देखिए, खा का जब आप शब्दकोश में अर्थ देखेंगे तो लिखा दिखाई देगा, एक अर्थ उसका आकाश, पोलापन और अंतरिक्ष, खाली जगह। और गा गति के अर्थ में आता है, गमन में भी इसी नाते गा आता है। गो जिसका मतलब पृथ्वी होती है और गाय भी होता है, तो गाय को पहले बांधा नहीं जाता था, वो चरती रहती थी, इसी नाते उसका दूध, जो गाय चरती है जंगल में, उसका दूध अच्छा माना जाता है। तो गो पृथ्वी इस नाते कि वो चलती है, विचरण करती है, सूरज के चारों तरफ चक्कर करती है। यह एक अलग बहस का सवाल है कि हमारे लोगों को मालूम था कि नहीं मालूम था। कई चीज़ें पहले से जो वर्णन में अब धीरे धीरे मिल रही हैं, उन लोगों को मालूम था कि ये धरती जो है ये चलायमान है, स्थिर नहीं। तो खैर, तो ये गो उसी अर्थ में आता है, चलने के अर्थ में, तो गा उसमें है। तो खा आकाश, अंतरिक्ष, और गा चलने के अर्थ में, विचरण करने के अर्थ में। तो जो आकाश में विचरण करे वो क्या हो सकता है प्रकृति में? पक्षी। कितना दिलचस्प तरीके से अर्थ निकला। दा देने के अर्थ में आता है, इसीलिए जल जो देता है वो जलद हो जाता है, जिसको हम बादल कहते हैं।
जा जन्म लेने के अर्थ में आता है, इस नाते जल में जो जन्म ले उसको हम जलज कहते हैं कमल को, या पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल का एक पर्यायवाची है। अगर आपने संस्कृत के 4-6 वाक्य भी पढ़े होंगे तो आपका वास्ता चा वर्ण से जरूर हुआ होगा। पुनश्च, दिवश्च, ये चा क्या है? जहां भी चा आता है एक ही वर्ण है लेकिन उसका अर्थ मालूम है और होता है। इसी तरह से हा का अर्थ निश्चय के लिए होता है और हिंदी में भी ये दिखाई देता है। जहां भी ही शब्द आ जाता है, जैसे मैं यह काम करूंगा ही, यानी यह काम जरूर करूंगा, तो ही जो है निश्चयात्मक अर्थ में वहां पता चल जाता है। मैं यह किताब पढ़ूंगा ही, मैं जाऊंगा ही, तो ही लगाने का मतलब है कि निश्चयात्मक अर्थ दे रहा वो, निश्चय पूर्वक। तो ये वर्णों के अर्थ इस तरह से चलते हैं, यह दिलचस्प है समझना। तो हमारी वर्णमाला अगर हम ठीक से समझ जाएं और बच्चों को ठीक से समझा दिया जाए, उसकी कुछ वैज्ञानिक बातें समझा दी जाएं, तो शायद बहुत बड़ा काम हो जाएगा। भाषा के प्रति एक दिलचस्पी पैदा हो जाएगी और हिंदी को सिखाने के लिए हमें कसरत नहीं करनी पड़ेगी, उल्टा अंदर की जो जिज्ञासा है वह खुद सिखाएगी। और एक अच्छी भाषा अगर हमारी होगी तो जाहिर सी बात है ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। इसी नाते हमें वर्णमाला ठीक से नहीं बताई गई तो एक व्यक्ति अपने नाम के आगे पांडे, चूंकि बाप दादों के ज़माने से देखता आया है तो पांडे में आधाणा लगाता है पांडे, लेकिन पंडित लिखना पड़ जाए तो पा के ऊपर बिंदी लगाता है। उससे पूछ लीजिए ऐसा क्यों, तो उसको कारण नहीं मालूम। उसको लगता नहीं पांडे तो मेरे नाम में ना था, लेकिन पंडित में बिंदी क्यों लगेगी उसको नहीं मालूम। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं हिंदुस्तान लिखा हुआ है उसमें आधा ना लिखा हुआ है और कहीं हिंदी लिखा हुआ है उसमें बिंदी लिखी। ये चक्कर क्या है? कई सारे लोग बिल्कुल नहीं जानते, बड़े बड़े पीएचडी वाले नहीं जानते। और इतना दिलचस्प विज्ञान है ये पंचमाक्षर का, अनुस्वार का, अनुनासिक का, कि वो 5 मिनट का खेल है, लेकिन समझ लिया जाए तो बच्चे का दिमाग चारों तरफ से वैज्ञानिक रूप से विकसित होना शुरू हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक प्रयोग हुआ, उस प्रयोग में हिंदी और कुछ और भाषाएं छात्रों से पढ़वाई गई। तो देखा क्या गया कि अंग्रेजी जैसी भाषाएं पढ़ने पर दिमाग का केवल एक हिस्सा सक्रिय रहता है, लेकिन हिंदी पढ़ने वाले बच्चों में दिमाग के दोनों हिस्से सक्रिय पाए गए, दायां और बायां दोनों। यानी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, गणना शक्ति आपकी सब सक्रिय है। लेकिन अंग्रेजी पढ़ने पर ऐसा नहीं देखा गया। ऐसा क्यों? एक खुशफहमी हम अपने लिए पाल सकते हैं, या कोई कह सकता है कि हिंदी के लोग हैं तो हिंदी की तारीफ करने के लिए ऐसी शोध कुछ अनाप शनाप करवा लेते हैं। ऐसा भला कैसे हो सकता है कि एक भाषा में एक हिस्सा सक्रिय रहे, दूसरी में दोनों हिस्से कैसे सक्रिय हो सकते हैं? लेकिन उसका कारण है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है, और वो कारण हिंदी के नाते नहीं है, वो देवनागरी के नाते है। मात्रा का जो विधान है वो इतना दिलचस्प है कि जब हम मात्राओं के साथ वर्णों को जानते हैं, पढ़ते हैं, तो दिमाग के दोनों हिस्से सक्रिय हो जाते हैं और मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास होता है। और इसी नाते ये वर्णमाला का कमाल है। दरअसल बहुत ज़माने पहले मात्राओं का जो विधान है इसकी वैज्ञानिकता है, जिसके नाते भारत में छोटे छोटे बच्चों की मेधा बहुत आगे रही है। इसी नाते भारत विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ा है, तो एक बड़ा कारण उसका यह भी है कि उसकी भाषा, जो संस्कृत भाषा थी, उसमें कुछ खासियत ऐसी थी। दुर्भाग्य से आज वो पंडिताओं हमने उसको बना दिया है। इसको पंडिताओंपन से बाहर लाने की ज़रूरत है। ब्राह्मणवाद का ठप्पा हमने लगा दिया है। इसका ब्राह्मणत्व से, ब्राह्मणवाद से कोई मतलब नहीं है। एक भाषा है और दुनिया की सबसे महान भाषा है, अगर इसको हम समझ लें तो। इसको केवल इस नाम पे खारिज करने की जरूरत नहीं है कि हम ब्राह्मणवाद के विरोधी हैं। ये भाषा हमारी संस्कृति की ही रक्षा नहीं करती, हमें आगे बढ़ने के रास्ते भी बताती है। संस्कृत में इतने महान ग्रंथ हैं, जाने कितनी चीज़ें जल फूंक गईं, कितनी लाइब्रेरियां जला दी गईं, इसके बावजूद जो कुछ अभी हमारे पास शेष है वह भी आश्चर्य में डालता है।
यहाँ इतनी विद्याएं हैं, आप ज़रा सा सोचिए कल्पना करके कि मेहरौली का स्तंभ एक हमारे सामने है। अगर ये सामने ना होता तो शायद ये सब मजाक लगता कि भारत में भला इतना उन्नत किस्म का लोहा भी बनाया जा सकता होगा कभी। कहने को ऐसे कहने का हाँ बन गया होगा, बन नहीं गया होगा, बनाया गया होगा। बिना बनाए नहीं बनेगा। सैकड़ों साल जिस पर जंग न लगे, बहुत बड़ी कला रही होगी, बहुत बड़ा विज्ञान रहा होगा। और लोहा कोई यूं ही नहीं हो जाता है, लोहे को शुद्ध करना पड़ता है और इस रूप में बनाने के लिए कई तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। भारत में सोना ज़्यादा पैदा नहीं होता था, लेकिन यहाँ सोने की सारी कारीगरी लोगों को मालूम थी। ये अद्भुत था। सोना असली रूप में सामने आ जाए तो शायद चाय की पत्ती के रंग का दिखाई देगा। उसको बनाने के लिए, संवारने के लिए, शुद्ध करने के लिए जो पूरा विज्ञान है वो कोई छोटा मोटा विज्ञान नहीं है। आप सोच सकते हैं, यहाँ ढाका का मलमल बना है, कपड़े की इतनी कारीगरी हुई है, वास्तुकला के इतने अद्भुत नमूने मौजूद हैं। आप अतीत में जाएंगे तो इतना विज्ञान का एक दूसरा रूप दिखाई देगा जो हमें आश्चर्य में डालता है। दुर्भाग्य से हम अपनी विरासत को भूल बैठे हैं और ये विरासत दरअसल वहाँ तक जाती है जहाँ से हमारी भाषा की शुरुआत होती है। हमारी भाषा ही अद्भुत है। इतनी वैज्ञानिक भाषा दुनिया में और कोई भी नहीं है। और हमारी जो लिपि है देवनागरी, ये वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय लिपि बनने की शक्ति रखती है, सामर्थ्य रखती है। अगर अंग्रेजी जो रोमन में लिखी जाती है, अंग्रेजी के लिए देवनागरी स्वीकार कर ली जाए तो अंग्रेजी में जो एक स्पेलिंग रटने की बीमारी है वो 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। अंग्रेजी बेहद आसान हो जाएगी, दूसरी भाषाओं के से संपर्क रखना आसान हो जाएगा। उर्दू तो खैर अब धीरे धीरे देवनागरी में लिखी जाने लगी है। दुनिया की तमाम भाषाएं आसान हो जाएंगी जब हम हर तरफ कहते हैं कि एक दूसरे से संपर्क करें। पूरी दुनिया गांव जैसी शक्ल लेती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में भाषाओं को भी नज़दीक लाने का आखिर क्या जरिया हो सकता है? देवनागरी से बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। दुनिया में कोई महान विद्वान अंग्रेजी का हो, शेक्सपियर भी आ जाएं, लेकिन अगर एक नया शब्द अंग्रेजी का उनके सामने आ जाए तो बगैर स्पेलिंग रटे वे नहीं लिख सकते। लेकिन हिंदी में या कहिए संस्कृत में जो मात्राओं का विधान लगाना जानता होगा उनको, तो कितना भी कठिन नए से नया शब्द आप बता दीजिए, बोल दीजिए, देवनागरी जानने वाला बगैर मुश्किल के बड़े आराम से लिख देगा उसे। तो ये समझने की बात है कि हमारे पास वास्तव में बहुत ही वैज्ञानिक वर्णमाला है और बहुत ही अद्भुत हमारी भाषा है हिंदी। इस पर हम चर्चा करेंगे आगे एक एक करके कई चीज़ों पर, कैसे अच्छी हिंदी हम सीख सकें, कैसे अच्छी हिंदी हम लिख सकें और कैसे अच्छी हिंदी हम बोल सकें। हालांकि बोलने के मामले में मैं अपने स्तर पर अपने को बहुत अच्छा नहीं मानता। जिस इलाके से हूँ, जाहिर सी बात है कि हमारी आदतें उस इलाके से संचालित होती हैं, तो मेरी बोलने की हिंदी कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी लिखने में चूँकि लोग कहते हैं कि आपकी हिंदी अच्छी है, पढ़ते हैं, मेरे 4-6 हज़ार शब्दों के लेख भी लोगों को मिल जाए तो वो कहते हैं कि किस्से कहानी की तरह हम पढ़ लेते हैं। तो मुझे भी लगता है कि जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ वो बातें आपको भी बताने की कोशिश करूँगा और हम सब मिलके एक अच्छी भाषा सीखें, क्योंकि भाषा से ही हमारा अस्तित्व है, मनुष्य का अस्तित्व है। भाषा अगर ना होती तो ये महल हमारे सामने ना होते, ये हवाई जहाज़ हमारे सामने ना होते, ये मोबाइल कंप्यूटर हमारे सामने ना होते। भाषा ना होती तो विचार ना होते। वैज्ञानिक यही कहते हैं, अगर आदमी के पास भाषा ना होती तो विचार ही पैदा ना होते। तो ये सारी प्रगति, ये सारा विकास कहीं कुछ ना होता। जानवरों के पास भाषा नहीं है, इस नाते उनके पास विचार नहीं, चीज़ें नहीं होती। जो हमारी भाषा है उसे हमें मजबूत बनाना चाहिए, उसे हमें बेहतर बनाना चाहिए। हिंदी सीखें तो ज़बरदस्त सीखें, अच्छी हिंदी सीखें, और अच्छी हिंदी हम सीखेंगे तो दूसरी भाषाएं भी हमारी अच्छी होंगी, अच्छे तरीके से हम जान पाएंगे, जीवन में कुछ अच्छे तरीके से हम जी पाएंगे। आज बस इतनी सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।